हेलो गाइस, डांस जिप मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 की फर्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम 3D कैमरा यूज़ करना सीखेंगे। ये मैंने एक 3D सेटअप बनाया है। मैंने इसको इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया है। लेयर बाय लेयर मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। इसमें हम 3D डेप्थ डाल के कैमरा सेट करके और एक छोटा सा एनिमेशन बनाएंगे। ये 3D सेटअप बनाने से पहले मैं कैमरा की नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैमरा को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे सेट करना है या कैसे कंट्रोल करना है, और एक 3D सेटअप बनाने के लिए हमें कैमरा में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ लगती है, यहाँ पर मैंने एक सेट रेडी किया है जिसमें सिर्फ मेरा एक बेस है जिसका साइज़ काफ़ी थोड़ा बड़ा है, और ये 4 मैंने बॉक्सेस रखे हैं और एक जस्ट कैमरा सेट किया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक अच्छा 3D जो मोशन डलता है या एक जो अच्छा 3D क्लिप बन जाता है, एक अच्छा एनिमेशन हो जाता है, उसके पीछे उसका सेटअप भी होता है कि आपने सेटअप कैसे डिज़ाइन किया है। अगर आपने 3D सेटअप अच्छे से डिज़ाइन किया है तो आपको प्रॉब्लम कम आएंगी और आपका जो शॉट होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा और ईजीली बनेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो 5 लेयर हैं ये 3D हैं, और अगर मैं इनके एंगल चेंज करूँ, जस्ट यहाँ पे कस्टम व्यू उन पे करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मेरा कैमरा है और ये एक बेस है, और यहाँ पर ये जो रेड कलर के मैंने 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनका एक तो एंकर पॉइंट बॉटम पर होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बॉटम पे नहीं रखेंगे, हम सेंटर में रखना है या टॉप पे रखना है, तब हम देखेंगे, अदरवाइज़ आपको हमेशा बॉटम पर रखना है। और जब भी आप कोई सेटअप डिज़ाइन करते हैं तो आप उसके एंगल ज़रूर चेक करें कि फ्रंट पोज से अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो मेरा बेस है इसको मैं हल्का सा ऊपर कर सकता हूँ ताकि ये मेरे जो 4 बॉक्सेस हैं उसके साथ थोड़ा सा मैच हो जाए। उसके बाद हम लेफ़्ट चेक करते हैं। लेफ़्ट में अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो चारों हैं ये बिल्कुल बेस पर सेट हैं, और आप इनको टॉप से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बेस पर होना चाहिए, उसका एंकर पॉइंट, और वो आपके फ्लोर के साथ टच होना चाहिए। अगर आपने उसका एंकर पॉइंट बेस पर नहीं सेट किया तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जब कैमरा में रोटेशन डालना पड़ता है तो जो पोर्शन बेस के साथ कनेक्टेड नहीं होता वो ज़्यादा मूव करता है और वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसीलिए आप उसका एंकर पॉइंट बेस पे रखें और उसे कनेक्ट करके रखें नीचे आपकी बेस लेयर पर, या फिर आपने जो भी ग्राउंड बना रखा है या लैंड बना रखा है, जो भी होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है मेरे पास एक कैमरा, नॉर्मल कैमरा है। आप एक चीज़ और है, जैसे अभी मैंने कैमरा डिलीट किया तो इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया बिकॉज ऑफ कैमरा के लेंस की वजह से ये होता है। अगर मैं दोबारा से कैमरा लेता हूँ, 35 mm है और 2 नोड है, ओके करते हैं तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। और जब भी हमें एनिमेशन डालना है तो कैमरा में कभी भी एनिमेशन नहीं डालना। बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, कैमरा में पोजीशन रोटेशन डाल देते हैं जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जो सीन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो कुछ ही फ्रेम में स्क्रीन से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमेशा हमें एक नल लेना है। नल को आप जो मर्जी नाम देना चाहे दे सकते हैं, और उसको 3D करना है, और फिर अपना जो आपका जो कैमरा होगा उसको नल के साथ कनेक्ट करना है, और फिर नल में जो हमें रोटेशन डालनी है या पोजीशन डालनी है, जो भी एनिमेशन डालनी है, आपको वो इसमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी अगर मैं आपको टॉप एंगल से दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया। तो अभी अगर आपको एनिमेशन डालना, मान लीजिए हमें इसमें पोजीशन डालनी है, यहाँ पर हम सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी एक पोजीशन सेट कर दी। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या तेज लग रहा है, थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके शॉट में 3D डेप्थ की फील आएगी। एक चीज़ और है, अगर आपको ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड का एक्सपीरियंस करना है या आपको चाहिए कि आपका शॉट का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना होगा, आपने ये जो गैप रखा है इनके बीच में, इसको मैं लॉक करता हूँ, ये जो बॉक्सेस का गैप है, आपको इसको और ज़्यादा पीछे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इसको पीछे करेंगे उतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड आपका आएगा। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी पोजीशन में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपने 1000 डाल दिया, उसके नेक्स्ट वाली में पोजीशन में हमने 2000 डाल दिया, या उसके बाद वाली में हमने 3000 डाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप मैनुअली कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर। एंड एक चीज़ कैमरा में जो आती है, डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड हम काफ़ी कम टाइम यूज़ करते हैं बिकॉज ये काफ़ी हैवी हो जाता है।
अगर सेटअप छोटा होता है तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा सेटअप है तो इशू हो जाता है। और डेप्थ ऑफ फील्ड आपको यहाँ पर मिलेगी, ये ऑफ होती है डिफ़ॉल्ट, आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन होगी है। ये काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक बार मैं इसका BG ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है पिंक से कलर की, डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर सेट होती है डिफ़ॉल्ट। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा होती है, जहाँ आप इसको रखना चाहें। फ़िलहाल मान लीजिए मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ कि ये वाली जो अभी लाइन मैंने इंक्रीज़ की है, ये जहाँ पर होगी डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ पर काम करता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी रखा था यहाँ पे, हाँ ये रहा। जैसे ये शॉट है, डिफ़ॉल्ट शॉट नीचे वाला है, हमने कैमरा सेट कर दिया, यहाँ पर एक एनिमल है, पीछे माउंटेन है, बीच में ग्रास ट्री वगैरह है। अभी जो डिफ़ॉल्ट हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ऐसी है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, कुछ भी ब्लर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुझे ब्लर सिर्फ एनिमल के ऊपर दिखाना है, बाकी सारी चीज़ें डीफोकस करनी है, ये जो अभी हमने डेप्थ ऑफ फील्ड इसकी छेड़ी है, हमें यहाँ पर आके इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे 17 डिफ़ॉल्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ। अभी बहुत कम है, मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको फ़र्क दिखाई दीजिए। 600 करते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जहाँ पर मेरा ये वाला ये जो लाइन है डेप्थ ऑफ फील्ड का, जहाँ पर ये होगा डेप्थ ऑफ फील्ड वहीं रहेगी। अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ, फर्स्ट वाले के पास लेके आता हूँ, तो अभी फर्स्ट वाला जो होगा वो बिल्कुल फोकस में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें डीफोकस हो जाएंगी। एग्जैक्ट जैसे इसमें हुआ है, इसने अपना फोकल पॉइंट जो था वो लाइन के ऊपर या जो भी एनिमल है इसके ऊपर रखा है और बाकी सारी चीज़ें ब्लर आउट हो गई हैं। उसी हिसाब से हमने वो जो फोकस है वो यहाँ पर रखा है। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप इतना मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये जहाँ पर होगी आपका ऑब्जेक्ट वो फोकस में दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें डीफोकस हो जाएंगी जब आप करना चाहेंगे। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करके यहाँ रखता हूँ तो ये इसको फोकस में लेगा जो यहाँ पर है, बाकी डीफोकस हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसको अपर्चर को जितना बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा यहाँ पे ये स्पेसिंग कम होती जाएगी। वो स्पेसिंग ये वाली होती है, ये जो गैप दिखा रहा है 0 पे मान लीजिए इतनी थी, अभी मैंने 600 कर दिया, इतनी होगी। अगर मैं 1000 कर दूंगा तो ये और कम हो जाएगी। और उसके बाद आता है हमारे पास ब्लर लेवल, ये भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो ये इससे डबल हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को हम कम यूज़ करते हैं बिकॉज़ प्रोजेक्ट हैवी होते हैं और अगर आपका सेटअप काफ़ी बड़ा है तो रेंडर में इशू भी आ जाता है कई बार। तो ये होता है डेप्थ ऑफ फील्ड इसका। तो इस हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट को अलाइन करना है। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका एंकर पॉइंट बॉटम पर होना चाहिए और वो आपके बेस के साथ टच होने चाहिए। और कैमरा में एनिमेशन डालने के लिए हमेशा हमें नल की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप कैमरा में एनिमेशन बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं 3D सेटअप रेडी करने से पहले, जिनको हमें ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो 2, 4, 5 प्रोजेक्ट के बाद आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि 3D में सेटअप करने वाला या 3D शॉट बनाने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो स्टार्टिंग में सेटअप पे और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको कुछ बता दिया इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और जब पूरा सेट रेडी हो जाता है तब फिर वो एनिमेट नहीं हो पाता, या उनका कैमरा स्मूथ नहीं होता, या फिर उनके ऑब्जेक्ट कंट्रोल में नहीं आता। वो लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पर है हमारा सेटअप। इस सेटअप को इलस्ट्रेटर में मैंने लेयर बाय लेयर करके डिज़ाइन किया है। यहाँ पर मैंने इसकी जो लेयरिंग रखी है उनको मैंने कलर कोड दे रखे हैं ताकि मुझे याद रहने में इजी रहे। हम इनको प्री कॉम्प भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। इनमें मैं आपको एक बार लेयरिंग चेक करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है। अगर हम इनको सबको ऑफ करते हैं एक बार, तो सबसे पहले मेरे पास BG रहता है। उसके बाद मेरे पास ये छोटे पार्टिकल जो स्टार की तरह काम करेंगे। उसके बाद 2 क्लाउड हैं। उसके बाद मेरे 3 ये प्लैनेट हैं। उसके बाद ये जो मैंने पूरा एक कलर कोड रखा है यहाँ तक, अगर मैं इनको ऑन करता हूँ, ये छोटे छोटे माउंटेन होंगे जो हम फ्लोट करवाएंगे। और उसके बाद मेरे पास ये 2 लेयर्स आती हैं, ये हमारा ग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास एक कलर कोड की बहुत सारी लेयर्स आती हैं, इनको मैं ऑन करता हूँ तो ये वो माउंटेन है जो ज़मीन पर पड़े होंगे। उसके बाद एक लेयर बचती है, ये है हमारा ग्राउंड, फ्रंट ग्राउंड। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इस लेयर को रेडी किया है। और सेटअप रेडी करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे सेट को एनिमेट करूँगा। अगर इसी वीडियो में करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये जो पॉइंट्स बताए हैं इनको ध्यान में रखें, इनकी जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस करें। कोई सेटअप बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने भी जो आपको बना के दिखाया है इसमें कोई सेटअप नहीं है, जस्ट 5 लेयर लिए हैं और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। आप एक बार इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद जब हम इस शॉट पर आएंगे तो आपको वो बनाने में ईजी होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ यकीन मानिए आपको यहाँ पर आके प्रॉब्लम होने वाली है। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।